स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ कॉमर्स मीट। तो आज हम आपके एनपीओ चैप्टर का आज हम बैलेंस शीट के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है उसके क्वेश्चंस कर लिए हैं, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर्मेट उसका कैसा होता है वो हमने बनाना सीख लिया था। अब हम थर्ड नंबर पर जो यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं वो होती है बैलेंस शीट। ठीक है, हम थोड़ा सा MCQ 1 मार्कर क्वेश्चन को फोकस करते हुए थोड़ी थोड़ी साथ में थ्योरी भी करते हुए चल रहे हैं। तो बैलेंस शीट हमें क्या बताती है? तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, बैलेंस शीट हमें बताती है इट शोज फाइनेंशियल पोजीशन। इंपॉर्टेंट है ये, क्या बताती है? फाइनेंशियल पोजीशन बताती है ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की या किसी भी बिजनेस की, एज एट ए पर्टिकुलर डेट। ठीक है, यहाँ पर हमें एग्जाम में क्या क्या पूछ सकते हैं कि बैलेंस शीट हमें क्या बताती है? फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, और कब की? एज एट। ये क्वेश्चन पहले भी 1 मार्कर में बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ है, 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ठीक है, आपको पता है जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं उसके ऊपर हम लिखते हैं बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021, जो भी ईयर है। ठीक है, तो इस डेट को मेरे पास कितने असेट्स हैं और इस डेट को मेरे पास कितनी लाइबिलिटीज़ है, कि मतलब मैं अगर आज 31 मार्च है और 31 मार्च की डेट के बारे में सोचूं तो आज की तारीख में मेरे पास कितने असेट्स हैं वो रिकॉर्ड करती है, आज की तारीख में मेरे पास कितनी लाइबिलिटी है, कितनी कैपिटल है वो रिकॉर्ड करती है। तो एज एट, ठीक है, एक दिन में उस डेट पर अगर मैं आके खड़ी हूँ तो मेरे पास कितना कितना सामान है, और फाइनेंशियली मेरी क्या पोजीशन है, मेरे पास कितने असेट्स है, कितने लाइबिलिटी है, ये हमें बैलेंस शीट बताती है। अब हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट समझते हैं यहाँ पर। अब अगर हम इसका फॉर्मेट देखें तो जैसे आप नॉर्मल फॉर्मेट बनाते थे 11th में, सेम वैसा ही है। बैलेंस शीट एज एट, जिस भी डेट की आपको बैलेंस शीट बनानी होगी वो डेट यहाँ पर आएगी। देन ये वाली साइड हो गई लाइबिलिटीज, रुपीस, असेट्स और रुपीस। ठीक है, अब यहाँ पर फ़र्क क्या है एनपीओ की बैलेंस शीट में? तो अगर आपके पास कोई कैपिटल फंड है, कोई किसी ने आप कैपिटल फंड, हमारा बहुत तरीके के फंड मिलेंगे, तो अगर मेरा कोई कैपिटल फंड है तो वह मैं लाइबिलिटी साइड में लिख दूंगी। जैसे आप यहाँ पर 11th में कैपिटल लिखा करते थे, ठीक है, यहाँ पर लाइबिलिटी साइड में हम कैपिटल लिखते थे, सेम वैसे ही यहाँ पर मैं कैपिटल फंड लिख दूंगी। अगर मेरे कैपिटल फंड में कुछ पैसे रखे हैं उसको मैं बोलूँगी ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, मान लीजिए आपने एक अलग से जगह पर पैसे रखते हैं और उस वॉलेट का, या एक वॉलेट में आप पैसे रखते हो, उस वॉलेट पे आपने चिट लगा रखी है कैपिटल फंड, तो उसमें ऑलरेडी कुछ पैसे होंगे। ठीक है, उसके अलावा जब आपने, इससे पहले आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे, वहाँ पर आपको या तो सरप्लस आएगा या डेफिसिट आएगा। तो अगर आपको सरप्लस आता है, फ़ायदा होता है, तो वो इस ओपनिंग बैलेंस में जुड़ जाएगा। अगर डेफिसिट आया कि खर्चे ज़्यादा हो गए, इनकम कम है, तो वो यहाँ से माइनस हो जाएगा। ये हमें कहाँ से पता लगेंगे? ये हमें पता चलते हैं जो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, वहाँ से पता लगेगा। ठीक है, तो वो हम अमाउंट यहाँ पर लिख देंगे, अगर सरप्लस होगा तो ऐड, डेफिसिट होगा तो लेस। अब और क्या होता है, मान लीजिए अब कोई है टूर्नामेंट फंड, ठीक है, स्पेसिफिक फंड, टूर्नामेंट फंड। अब हम लिखते हैं टूर्नामेंट फंड। अब टूर्नामेंट फंड से मतलब ये पैसा जो इस फंड में है वो सिर्फ टूर्नामेंट के लिए ही खर्च होगा और कहीं पर खर्च नहीं हो सकता। लेकिन कैपिटल फंड का पैसा हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये हो गया स्पेसिफिक फंड, नाम स्पेसिफाई कर रहा है कि ये पैसा सिर्फ टूर्नामेंट के लिए खर्च होगा। तो अगर इसमें मुझे कोई ओपनिंग बैलेंस दे रखा है तो मैं लिख दूंगी ओपनिंग बैलेंस।
ठीक है। फिर मेरे को मान लीजिए कहीं से डोनेशन मिली, किसके लिए, टूर्नामेंट के लिए, किसी पर्सन ने मुझे डोनेशन दी और कहा ये पैसा भी आप कहाँ खर्च करना, टूर्नामेंट में खर्च करना, तो डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, तो वो इसी फंड में जुड़ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए मेरे टूर्नामेंट फंड का मैंने एक अलग वॉलेट बना रखा था, उसमें मेरे 10,000 रुपीज़ थे, तो ओपनिंग बैलेंस 10,000 था, किसी ने मुझे 5,000 रुपये डोनेशन दी और कहा ये पैसा आप टूर्नामेंट के लिए ही यूज़ करना, तो 10,000 मेरे उस वॉलेट में पहले रखे थे, 5 और हो गए, तो इसी में जुड़ेगा। स्पेसिफिक फंड है, उससे रिलेटेड जो डोनेशन मिलेगी वो उसी में प्लस होगी। अब इसी में मेरे कितने रुपए हो गए, 15,000 हो गए मान लीजिए। अब टूर्नामेंट का मैंने कुछ खर्चा करा, तो टूर्नामेंट का खर्चा भी तो मैं इसी में से निकालूंगी। ठीक है, इसी वाले में से ही निकालूंगी। तो टूर्नामेंट के अगर मेरे कोई एक्सपेंसेस हुए तो इसी पर्स में से, इसी वॉलेट में से खर्च करूंगी। मान लीजिए 2,000 रुपीज़ हो गए, तो बाकी का बचा हुआ मेरा कहाँ आ जाएगा, बाहर अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, लेट से यहाँ पर मैं लिख देती हूँ आपको समझाने के लिए। मान लीजिए पहले 10,000 रुपीज़ थे, फिर 5 की डोनेशन मिल गई, तो कितने हो गए, 15, उसमें से 2 का मान लीजिए खर्चा हो गया, तो अब मेरे पास कितने बचे, 13, तो ये मेरे यहाँ पर आ जाएंगे लाइबिलिटी साइड में, बाहर वाले कॉलम में, इस तरीके से। तो जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा वो उसी से रिलेटेड, टूर्नामेंट फंड है तो टूर्नामेंट फंड से रिलेटेड जो डोनेशन मिलेगी वो इसी पर्स में रखूंगी मैं, कहीं और नहीं जा सकती, तो उसी में जोड़ दी। अब टूर्नामेंट से रिलेटेड जो भी मुझे खर्चे करने होंगे वो मैं इसी पर्स में से खर्च करूंगी, किसी और में से नहीं कर सकती, तो बाहर आ गया 13,000। अब मान लीजिए ये है टूर्नामेंट फंड, तो इस तरीके से इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक फंड। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे हो सकते हैं, प्राइज फंड, बिल्डिंग फंड। तो हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए अब मैं ले रही हूँ बिल्डिंग फंड, तो हम नेक्स्ट लेते हैं हम बिल्डिंग फंड, तो इसका भी कुछ ओपनिंग बैलेंस होगा। ठीक है, अब मेरे को अगर डोनेशन रिसीव्ड हुई है बिल्डिंग की तो वो इसमें जुड़ जाएगी, जैसे डोनेशन फॉर टूर्नामेंट टूर्नामेंट में जुड़ी, ऐसे ही डोनेशन फॉर बिल्डिंग इसी में जुड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लीजिए मेरे को कहीं से मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, मैंने कोई बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, मेरी असेट होती है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मेरी असेट होती है, तो मान लीजिए मैंने कोई बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट कर रखी थी। ठीक है, बिल्डिंग फंड का पैसा मैंने कहीं लगा रखा था, तो वो मेरा असेट है। इन्वेस्टमेंट, हर तरीके की इन्वेस्टमेंट मेरी असेट होती है, मेरा अधिकार होता है। अब मैं कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करती हूँ, उससे मुझे कुछ ना कुछ फ़ायदा तो मिलेगा, तभी तो मैंने इन्वेस्टमेंट करी है। तो मुझे यहाँ से मान लीजिए इंटरेस्ट मिला, बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट से मुझे इंटरेस्ट मिला, तो जो मेरा फ़ायदा हुआ वो मेरा बिल्डिंग फंड को इंक्रीज़ कर देगा। मान लीजिए अब मैंने बिल्डिंग फंड का एक अलग वॉलेट बना रखा था, उसमें ओपनिंग में कुछ पैसे रखे थे। ठीक है, और मेरी बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट से मुझे कुछ इंटरेस्ट मिला, तो वो मेरे उसी पर्स में रखूँगी मैं, तो मेरा प्लस हो जाएगा। मान लीजिए इंटरेस्ट मिला, कहाँ से, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, तो ये मेरा इसी में जुड़ गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है देखने वाला। अब मान लीजिए मेरी बिल्डिंग हम बना रहे थे, बिल्डिंग बनाने में ही ये पैसा यूज़ होगा। अब मान लो मैं बिल्डिंग बना रही हूँ, बिल्डिंग बना रही हूँ, साल आ गया, साल ख़त्म हो गया, लेकिन बिल्डिंग पूरी नहीं हुई, बिल्डिंग आधी अधूरी बनी हुई है, जिसको हम बोलते हैं बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस। आधी अधूरी बिल्डिंग बनी हुई है। ठीक है, अब उसमें मेरा कुछ खर्चा हो गया, तो वो खर्चा मैंने कहाँ से पे करा होगा, बिल्डिंग फंड से ही पे करा होगा। ठीक है, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, मान लीजिए मेरी 6 लाख रुपए की बिल्डिंग आधी अधूरी बनकर तैयार हो गई। ठीक है, बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस, तो मैं इसका क्या करूँगी, ये 6 लाख रुपए मैंने पे तो यहाँ से करे होंगे, तो मैं यहाँ से उसको घटा दूंगी। ठीक है, और ये आधी अधूरी बिल्डिंग मेरी बन के तैयार है, आधी बिल्डिंग बनी है, लेकिन है तो मेरा असेट ही,
ठीक है, तो मैं इधर असेट में क्या लिखूंगी, बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, कितने की बिल्डिंग बनके तैयार है अभी, आधी अधूरी, 6 लाख रुपीस की बिल्डिंग बनकर तैयार है। अब यहां से मैंने ये पैसा पे करा तो 6 लाख रुपीस में यहां से माइनस करूंगी। ठीक है, और ये बिल्डिंग फंड यहां से निकलकर कहाँ ऐड हो जाएगा, ये हमारा ऐड हो जाता है यहाँ पर कैपिटल फंड में। ये इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, आपकी बुक में भी दे रखा है, तो इस पर स्टार मार्क कर लो कि अगर कोई मेरी बिल्डिंग है वो आधी अधूरी बनकर तैयार हुई है और ईयर एंड आ गया, तो मुझे उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है। तो बिल्डिंग फंड में से पैसा वो घट जाएगा, कहाँ जाके जुड़ जाएगा, कैपिटल फंड में। और तीसरा, वो आधी अधूरी बिल्डिंग मेरी असेट्स में आ जाएगी। अब यहाँ से मैं क्या लिखूंगी, ट्रांसफर टू, कहाँ जा रहा है ये पैसा, कैपिटल फंड में लिख दूंगी, ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। और ये पैसा आ कहाँ से रहा है, ट्रांसफर फ्रॉम बिल्डिंग फंड। अभी इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो अभी हम आगे एग्जाम्पल्स करेंगे तब डिस्कस करेंगे। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, बैलेंस शीट में फिर से देख लेते हैं। आपने सबसे पहले सारे फंड्स को अलग अलग लिख देना है। कैपिटल फंड अलग, कोई और फंड है टूर्नामेंट फंड अलग, कोई स्पोर्ट्स फंड है वो अलग, प्राइज फंड है वो अलग, बिल्डिंग फंड है वो अलग। सारे फंड्स को हमने अलग अलग लिख देना है। फिर उन फंड्स के जितने भी ओपनिंग बैलेंसेस है सब में उनके ओपनिंग बैलेंसेस लिखने हैं। फिर जहाँ से जिस फंड के लिए जो डोनेशन रिसीव हुई वो उसी में ऐड होगा, और उस फंड से रिलेटेड जो भी खर्चा हुआ वो उसी में से माइनस होगा। बस एक बिल्डिंग वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट थोड़ा डिफरेंट है। अब हम इसमें और एक दो पॉइंट्स देखते हैं, फिर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, आपने 11th में पढ़ा था, क्या पढ़ा था अभी हमने पीछे, चलो हम पीछे पढ़कर आए हैं, कैपिटल फंड। ठीक है, तो एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। कैपिटल फंड के और भी बहुत सारे नाम हैं। कैपिटल फंड को हम जनरल फंड भी कहते हैं, कॉर्पस फंड भी कहते हैं, एंड एक्यूमुलेटेड फंड भी कहते हैं। ये जितने भी आपके 1 मार्कर क्वेश्चन बनेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, उनमें बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कोई आपको बताने भी नहीं वाला। तो ये है कैपिटल फंड के 4 नाम हो गए, जनरल फंड, कॉर्पस फंड, एक्यूमुलेटेड फंड। अगर कुछ भी आ जाए एग्जाम में तो हमने कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आपने अकाउंटिंग इक्वेशन 11th में पढ़कर आए थे, असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ये सेम यही है यहाँ पर भी, बस यहाँ पर कैपिटल की जगह हमने उसको क्या बोल दिया, कैपिटल फंड बोल दिया। ठीक है, तो ये भी हमें फॉर्मूला टाइप पता होना चाहिए। अब हम देखेंगे इसमें कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट कैसे बनानी है उसके हम एग्जाम्पल्स से देखते हैं, उससे समझ में आएगा। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। मान लीजिए आपको प्राइस फंड दे रखा है, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस साल के शुरू में दे रखा है 1 लाख रुपए। फिर हमें डोनेशन मिल गई साल के बीच में, डोनेशन फॉर प्राइज फंड। जिसने डोनेशन दी उसने कहा आप इसको सिर्फ प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने में ही खर्च करोगे, कितने, 10,000 रुपीज़। अब आपने प्राइज वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करे होंगे तो उससे रिलेटेड कुछ खर्चे हो गए, तो प्राइस एक्सपेंसेस हो गए 7,000। अब मैं आपको ये सिर्फ 3 चीज़ें दे रखी है, मैं कह सकती हूँ कि प्रिपेयर बैलेंस शीट। कैसे बनाओगे, बैलेंस शीट तो पूरी बन नहीं सकती क्योंकि इन्फॉर्मेशन कम है। तो अगर हम पूरी बैलेंस शीट नहीं बना सकते उसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। आधी अधूरी बैलेंस शीट को हम बोलते हैं बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। तो अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं किस तरीके से बैलेंस शीट बनेगी। अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो बैलेंस शीट का मैंने फॉर्मेट बना लिया, तो आप इसके ऊपर क्या लिखोगे सॉल्यूशन में, बैलेंस शीट पूरी तो है नहीं है तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे एक्सट्रैक्ट। आधी अधूरी बैलेंस शीट के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एक्सट्रैक्ट।
तो ये हो गई हमारी लाइबिलिटीज, देन रुपीज, देन एसेट्स, देन रुपीज। ठीक है, अब मेरे को क्या दे रखा है, मुझे प्राइस फंड का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। तो मुझे जो भी फंड दे रखा है पहले मैं यहाँ पर उसका हेडिंग बना दूंगी। तो मुझे दे रखा है प्राइस फंड, उसका ओपनिंग बैलेंस क्या है, तो ओपनिंग बैलेंस गिवन है 1 लाख रुपीज। ठीक है, देन मुझे डोनेशन रिसीव हुई, डोनेशन फॉर प्राइस फंड, तो यहाँ पर ये ऐड हो जाएगी जो मुझे डोनेशन मिली। डोनेशन कितनी मिली, 10,000। मान लीजिए प्राइस फंड का मैंने अलग वॉलेट बना रखा था, उसमें 1 लाख रुपए ऑलरेडी रखे थे, डोनेशन मिल गई मुझे 10,000। अब मेरा खर्चा कितना हो गया, खर्चा हो गया 7,000, तो वो इसमें से माइनस हो जाएगा, प्राइस एक्सपेंसेस के नाम से 7,000। तो बस जो हमारा बैलेंस बचा वो हमारा आ जाएगा बाहर, तो वो हमारा बचा 1,11,000। ठीक है, अब इसी में हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। इसने बोला हुआ है हमें प्राइस फंड का ओपनिंग बैलेंस है 10,000। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, मैंने कोई प्राइस फंड से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट कर रखी थी कहीं, वहाँ से मुझे इंटरेस्ट मिला 1,500। फिर मुझे डोनेशन दी, लोगों ने कहा ये पैसा प्राइस फंड के लिए ही यूज़ करना, 5,000। और मैंने कुछ प्राइस से रिलेटेड एक्सपेंसेस भी कर दिए। अब मुझे क्वेश्चन ने कहा है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सट्रैक्ट आधा अधूरा क्योंकि पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, एंड बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, वो भी आधा अधूरा क्योंकि पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अब हम इनका देखते हैं। और अब आप लोग सोचोगे कि यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहाँ से आ गया, तो ये एक नया पॉइंट है, इसको हम देखते हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे एक्सट्रैक्ट। ये हो गई हमारी एक्सपेंडिचर, रुपीस, इनकम, रुपीस, और ये हमारा बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। ठीक है, एग्जाम में आपको फुल फॉर्म लिखनी है पूरा, शॉर्ट में नहीं लिखना। ये हो गया हमारा लाइबिलिटीज, रुपीस, असेट्स एंड रुपीस। अब हम बात करें तो मेरे को सबसे पहले प्राइस फंड दे रखा है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, प्राइस फंड। इसका ओपनिंग बैलेंस कितना गिवन है, ओपनिंग बैलेंस गिवन है 10,000 रुपीज़, तो मैंने लिख दिया ओपनिंग बैलेंस 10,000 रुपीज़। अब मुझे इंटरेस्ट मिला, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट मिला, तो वो भी जुड़ जाएगा। ठीक है, फ़ायदा हुआ मेरा। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट कितना मिला, 1,500 रुपीज़ मिले, जुड़ गए। डोनेशन मिली, डोनेशन कितनी मिली, 5,000, तो प्लस डोनेशन प्राइस फंड के लिए ही मिली है 5,000। उसके बाद हमने कुछ खर्चे करे हैं 20,000, तो पहले हम देखते हैं कितने हो रहे हैं हमारे पास, ये 16,500 रुपीज़। मेरे वॉलेट में कितने रखे हैं, प्राइस फंड वाले वॉलेट में 16,500 रुपये रखे हुए हैं, लेकिन मैंने खर्चा कितना करा, खर्चा करा 20 का। तो मैं अगर यहाँ से माइनस करूँगी प्राइस एक्सपेंसेस, अगर मैं यहाँ से 20,000 कैसे निकाल सकती हूँ, जब मेरे वॉलेट में है ही 16,500 रुपीज़, तो मैं 20,000 नहीं निकाल सकती। तो लेकिन आपको लिखकर इस तरीके से दिखाना है, और फिर यहाँ पर आप बाहर क्या लिख दोगे, नील। ठीक है, बैलेंस शीट से बाहर आप क्या लिख दोगे, नील। भाई 16,500 में से 20 तो जा ही नहीं सकते, तो आपने लिख दिया नील। तो बाकी के 3,500 हमने एक्स्ट्रा अपनी जेब से पे करे होंगे, फंड के नहीं थे वो, हमने एक्स्ट्रा पे करे होंगे। तो जो इसका डिफरेंस है 3,500, वो हमारा ऊपर आ जाएगा, उसको हम एक्सपेंसेस में लिख देंगे, टू प्राइस एक्सपेंसेस, कितना, 3,500। तो जो भी मेरा एक्स्ट्रा आया, यहाँ से तो हुआ नहीं, तो जो भी मेरा एक्स्ट्रा आया उसको मैंने ऊपर लिख दिया प्राइस फंड एक्सपेंसेस के नाम से 3,500।
ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक एक एग्जाम्पल ले रहे हैं और कुछ कुछ नए पॉइंट्स निकाल के ला रहे हैं। तो एग्जाम्पल 1 हमने बहुत बेसिक सा करा था। एग्जाम्पल 2 में हमने क्या सीखा, अगर कुछ भी नेगेटिव आ रहा है तो हम यहाँ पर नेगेटिव अमाउंट नहीं लिखेंगे, वो नेगेटिव हमारा ऊपर चला जाएगा कि मेरे पर्स में तो 16,500 रुपये थे, खर्च मैंने 20,000 किए। अब 20,000 करे, जिस पर्स में 16,500 थे मैं उसमें से 20 कैसे पे कर सकती हूँ, तो जो मेरा 3,500 है वो मैंने एक्स्ट्रा पे करा होगा, तो वो मैंने अपनी एक्सपेंडिचर वाली साइड में लिख दिया। अब हम और एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, एग्जाम्पल 3 में अगर आप देखोगे तो मुझे पवेलियन फंड का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 8 लाख। पवेलियन मीन्स बिल्डिंग टाइप ही आप कुछ समझ लीजिए। फिर डोनेशन फॉर पवेलियन फंड 10 लाख रुपीज़। कैपिटल फंड, 2 फंड आ गए इस क्वेश्चन में, एक तो पवेलियन फंड, एक कैपिटल फंड। फिर एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन, ब्रैकेट में लिखा है वर्क इन प्रोग्रेस 6 लाख। हमें क्या बनाना है, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट बनाना है। तो हमें 2 फंड दे रखे हैं, तो सबसे पहले मैं दोनों फंड का नाम लिख दूंगी। जितने भी फंड होंगे हमें उन फंड के नाम और उनके ओपनिंग बैलेंसेस लिखने हैं। तो मैंने लिख दिया कैपिटल फंड। दूसरा मुझे दे रखा है पवेलियन फंड, तो मैंने लिख दिया पवेलियन फंड। अब दोनों के ओपनिंग बैलेंस, तो कैपिटल फंड हमेशा ऊपर ही लिखना, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। कैपिटल फंड का कितना बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख रुपीज़। पवेलियन फंड का कितना बैलेंस है, 8 लाख रुपीज़। तो मैंने पवेलियन फंड का बैलेंस लिख दिया 8 लाख रुपीज़। अब अगर देखोगे तो डोनेशन रिसीव्ड हुई है पवेलियन फंड, डोनेशन फॉर पवेलियन फंड, तो किस में जुड़ेगी, इसमें ही जुड़ेगी, इसी का नाम से डोनेशन आई है। तो प्लस डोनेशन कितनी मिली है, हमें मिली है 10 लाख रुपीज़। ठीक है, फिर एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन। अब हमने ये बिल्डिंग आधी अधूरी कंस्ट्रक्ट कराई है, WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, अभी पूरी नहीं हुई है। तो अगर कुछ भी बिल्डिंग या पवेलियन का वर्क इन प्रोग्रेस आता है तो मैंने आपको बताया था 3 जगह जाएगा। ठीक है, आधी अधूरी बिल्डिंग बनी हुई मेरी असेट है, तो एक तो असेट्स में जाएगा, तो पवेलियन ब्रैकेट में क्या लिख दूंगी मैं, WIP। 6 लाख रुपए तक की मेरी बिल्डिंग बनकर तैयार है। 6 लाख रुपए कहाँ से गए होंगे, पवेलियन फंड से माइनस होंगे, तो यहाँ पर क्या लिखूंगी मैं, माइनस ट्रांसफर टू कैपिटल फंड, यहाँ से घटेगा और ऐड कहाँ हो जाएगा, कैपिटल फंड में। ट्रांसफर फ्रॉम पवेलियन फंड कितना, 6 लाख रुपीज़। तो 6 लाख रुपीज़ मैंने यहाँ से माइनस करे और 6 लाख रुपीज़ मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए। बस, क्वेश्चन में और कुछ नहीं था, तो बाहर आ गया 8 लाख रुपीज़ और इधर कितना 18, और 18 में से 6 गया तो 12 लाख रुपीज़। और ये आधी अधूरी बैलेंस शीट है तो हम इनका टोटल नहीं कर सकते हैं, तभी इसको बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट कह रहे हैं। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको इससे रिलेटेड आपकी बुक के अनसॉल्व क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। फंड बेस्ड अकाउंटिंग से रिलेटेड मीन्स बैलेंस शीट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। और एक और बात, ये जो मैंने अभी वर्ड यूज़ करा फंड बेस्ड अकाउंटिंग, तो ये जो हम बैलेंस शीट बनाना सीख रहे हैं इसको हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी आप लिख लीजिएगा। फंड बेस्ड अकाउंटिंग मतलब यहाँ पर देखो पूरा NPO किसके भरोसे चल रहा है, पैसा मिलेगा, फंड मिलेगा तो हमारा NPO रन कर रहा है। तो जो हमारी बैलेंस शीट है उसमें हम अलग अलग तरीके के फंड लिख रहे हैं, तो इसको हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग भी बोलते हैं। और अब नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।